बिहार के बक्सर के रघुनाथपुर में एक बड़ा ट्रेन हादसा हो गया। करीब ये रात्रि 9:30 बजे का बताया जा रहा है। दिल्ली आनंद विहार से जा रही आनंद विहार कामाख्या नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस 12506 के करीब 10 डब्बे पटरी से उतर गए हैं। बड़ा हादसा ये बताया जा रहा है। वहीं राहत बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। स्थानीय लोग भी मदद कर रहे हैं। वहीं तमाम आला अफसर मौके पर पहुंच चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का भी बयान इस पर आया है। सभी वीडियो बैक टू बैक है, आप सभी को सुनिएगा। अभी तक सिर्फ 4 कैजुअलिटी की पुष्टि हुई है और बाकी यहाँ पे हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। इसमें 21 बोगियां पटरी से देखिए, अभी जो हमारा प्रथम जो कार्य है वो है कि जो हमारे पैसेंजर्स हैं उनको मेडिकल एड प्रोवाइड करना और जो पैसेंजर्स हमारे सुरक्षित हुए हैं उनको सुरक्षित आगे की यात्रा का बंदोबस्त करना और उसके बाद हम लोग इसके बाकी डिटेल्ड कारणों का इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि क्या हुआ है। बाकी ट्रैक का रेस्क्यू आने ही वाली है। मम्मी कहाँ है? नहीं, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं लगभग पूरा का पूरा ट्रेन डिरेल्ड है। 3 से 4 कोच जो है पूरा ओवरटर्न एक तरीके से है। इसमें लगभग 80 से 100 लोग जख्मी हुए हैं जिनका इलाज PHC रघुनाथपुर में किया जा रहा है। लगभग 15 से 20 पेशेंट जो हम लोगों को लगे कि सीरियसली या क्रिटिकली इंजर्ड है उनको एम्स के लिए भी हम लोगों ने एम्बुलेंस में बिठा के रवाना कर दिया है। उनके परिजनों और बाकी सब लोगों का कॉन्टैक्ट भी हम लोगों ने ले लिया है। NDRF SDRF की टीम भी आप लोग देख सकते हैं मोबिलाइज हो गई है। भोजपुर जिला और रोहतास जिला से भी एम्बुलेंसेस कई मात्रा में जो है रवाना कर दी गई है, वो भी शीघ्र पहुँचने में। तो जो भी प्रयास है जिला प्रशासन के स्तर से किया जाना है, आप लोग देख सकते हैं हर संभव किया जा रहा है। स्थानीय नागरिकों की भी अच्छी भूमिका और योगदान यहाँ पे रहा है, वो भी धन्यवाद के लिए। घटना के बारे में जिस तरह से रेगुलर ट्रेन आती है उसी तरह से ट्रेन आ रही थी, लेकिन अचानक इतना तेज आवाज आया और एक धुआं का गुब्बारा जैसा उड़ा। आनंद फानंद में सबको यहाँ पर आया, लेकिन आते के साथ ही देखा कि ट्रेन की जो आ रही थी अपनी पटरी से हट गई थी और छत विक्षित अवस्था में थी। यहाँ तक कि आप जिस तरह से देख सकते हैं ट्रेन में सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो AC बोगी में जो थी उसका नुकसान हुआ है। लेकिन अगर जनरल बोगी में अगर आप जाकर देख रहे हैं, यहाँ तक कि जो सीट होता है सीट भी उखड़ कर आप जैसे देख रहे हैं पीछे की तरफ में सीट भी नीचे आ गए हैं। लेकिन अगर प्रशासन की अगर बात की जाए तो प्रशासन यहाँ विलंब से पहुँचा है। हम लोग ग्रामीण लोग ही मिलकर सबसे पहले यहाँ रेस्क्यू का काम हम लोग किए, सहायता दिए, हॉस्पिटल तक पहुँचाने का है। लेकिन एक चीज़ है, प्रशासन आते के साथ पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई। भोजपुर के भी एम्बुलेंस आए, बक्सर के भी एम्बुलेंस आए, यहाँ तक कि पटना से भी एम्बुलेंस लाया गया है और राहत कार्य बड़ी जोर शोर पे चालू है। हाँ, कैजुअलिटी की बात की जाए तो जहाँ तक हमने देखा है कैजुअलिटी लगभग 1 से 2 लोगों को हमने देखा है कि उनकी मृत्यु हो गई है और लगभग 25-30 लोग अभी हॉस्पिटल में थे। उसके पहले बहुत सारे लोग चले गए थे। बिजली के तार भी टूटे हुए हैं, पोल भी बेंट हो गया है, ट्रैक भी बिल्कुल 90 डिग्री से बेंट होके बिल्कुल वो टिल्टेड हो गया है। कोई बोगी भी 30 से 45 डिग्री टिल्टेड हो गया है, लेकिन कोई भी बिल्कुल टॉप साइड डाउन नहीं हुआ है, मतलब बिल्कुल उल्टा नहीं है। इसके वजह से कैजुअलिटी कम है और घायलों की संख्या भी कम है। कैजुअलिटी कितनी हुई है सर? कैजुअलिटी मैंने आपसे भी बताया कि हम बता भी नहीं सकते हैं, लेकिन जो सुनने में आ रहा है कि वो शायद 3-4 हो सकते हैं। अभी जो बोगी काटी जा रही है वहाँ पर देख के फिर ऑफिशियल फिगर वही लोग बता पाएंगे, क्योंकि हमें इसका कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है।
सारे के सारे कुछ ड्रिल हुए हैं, सारे के सारे कुछ ड्रिल हुए हैं। इंजन से लेकर हम लोग पूरा जो पीछे वाली जो गार्ड और पार्सल का जो वैन था वहाँ तक गए। गार्ड के बोगी में भी गार्ड से भी हम लोग मिले। थोड़ा सा उसको चोट लगी है लेकिन बहुत ज़्यादा कुछ गंभीर चोट नहीं था, तो वो उसी में वो हैं अभी। गार्ड बोगी में ही गार्ड है वहाँ पे। दुर्घटना का कारण क्या? अब कारण टेक्निकल टीम ही बता पाएगी। हम लोग तो अपना जनरल पुलिसिंग के लिए हैं और SDM साहब हैं। ठीक है। बिजली कौन सा है? आप रोड पे चलिए, हमारा यहाँ कोई काम भी नहीं है। दिल्ली से कामाख्या जा रही ट्रेन जो है बक्सर के पास जो है दुर्घटनाग्रस्त हुई है और हमारी सभी अधिकारियों से बातचीत हुई है, चाहे दोनों जिला के DM हों, स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारी हों, आबकारी विभाग के अधिकारी हों, सारे हॉस्पिटल से लेके चाहे बक्सर का हो, आरा का हो या पटना के IGMS हो या एम्स हो, सभी जगह जो है अलर्ट को जारी कर दिया गया है और मोबिलाइज जो है चाहे सिक्योरिटी फोर्स जो हो मदद के लिए SDRF, NDRF सभी को जो है लगा दिया गया है। हमारी प्राथमिकता है कि हम ज्यादा से ज्यादा जो है लोगों की जान को सुरक्षा करें और लोगों को बचाना और इलाज कराना, ये हमारी प्राथमिकता है, ताकि जो लोग फंसे हैं उनको जल्द से जल्द जो है निकाला जाए। इस कार्य में हम सब लोग लगे हुए हैं और एक एक नजर हम लोगों के पास है और हेल्पलाइन नंबर भी जो है वो रिलीज कर दिया गया है और जो आपदा के अधिकारी हैं सत्या वो खुद भी कंट्रोल रूम में उपस्थित है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश जनपद बागपत के बड़ौत कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता आज लगी है। ट्यूबवेल पर चोरी करने वाले 3 चोरों को पुलिस ने धर दबोचा है। चोरों के पास से चोरी की हुई तांबे की तार बरामद हुई है। बिजली कटआउट की 32 पत्ती, बिजली स्टार्टर की 2 पत्ती बरामद हुई है। वहीं यह बड़ी सफलता मुखबर की सूचना पर बड़ौत पुलिस को हाथ लगी है। आज दिनांक 11/10/23 को थाना बड़ौत पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिनके द्वारा जनपद बागपत के विभिन्न थाना क्षेत्र में ट्यूबवेल चोरी की घटनाएं कारित की जा रही थी। इनके पास से 36 किलो तार, स्टार्टर, अन्य सामान एवं तार बिक्री से बरामद रुपया बरामद किया गया है। इनके नाम संजय जैन, एहसान एवं रफाकत है। इनको गिरफ्तार कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। थैंक यू। पश्चिमी उत्तर प्रदेश शामली में पुलिस ने गिरोह का पर्दाफाश किया है। ये गिरोह ऐसा था कि खनन अधिकारी व RTO की लोकेशन लीक कर देता था आने से पहले ही। इसमें व्हाट्सएप ग्रुप में 91 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। आइए पुलिस अधिकारी का बयान सुनते हैं, इस घटनाक्रम पर क्या कुछ कहना है। स्थानीय अखबार अमर उजाला में ये जो है खबर प्रकाशित हुई थी कि RTO, माइनिंग ऑफिसर आदि की जो है लोकेशन व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जो है शेयर की जा रही है। इस संबंध में इस खबर का तत्काल संज्ञान लेते हुए इसमें जो है ग्रुप एडमिन की जो है डिटेल्स जानकारी की गई और इसमें वसीम नाम के एक व्यक्ति की, जो थाना आदर्श मंडी टिटौली का रहने वाला है, उसकी गिरफ्तारी हुई है। इसने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा था जिसमें उसके अतिरिक्त और 91 मेंबर्स जुड़े हुए थे। इन सभी 92 व्यक्ति, जिसमें 36 मुजफ्फरनगर के, 20 बागपत, 9 गाज़ियाबाद, 4 शामली, 4 सहारनपुर, कुछ मेरठ व हापुड़, कुछ हरियाणा राज्य, कुछ दिल्ली, पंजाब, कर्नाटक और उत्तराखंड के भी व्यक्ति हैं। उन सभी के विरुद्ध इसमें FIR की गई है और उनकी विस्तृत जानकारी की जा रही है। यह व्यक्ति जो है व्हाट्सएप के माध्यम से जो है किसी के द्वारा यदि लोकेशन मांगी जाती थी तो ये फॉलो करके उसके आधार पर जो है यहाँ की जो है लोकेशन प्रोवाइड करवाता था और इसके एवज़ में जो है UPI, जो इसका व्हाट्सएप UPI था जो इसके बैंक अकाउंट से जुड़ा हुआ था, उससे जो है ये पेमेंट रिसीव करता था। इस व्यक्ति की जो है इस व्यक्ति का वाहन और इस व्यक्ति का मोबाइल इस अभियोग में बरामद किया गया है और शेष जितने भी इसमें लोग व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं उनके संबंध में इस अभियोग की सूचना तत्काल स्थानीय थाने पर भिजवाई जा रही है
और ताकि उनका चरित्र सत्यापन यदि बना हुआ है तो उसे निरस्त करवाया जा सके। इसके अतिरिक्त उनके जो भी वाहन हैं उसकी भी जानकारी की जा रही है और जो वाहन है उसके संबंध में लाइसेंस रजिस्ट्रेशन के सस्पेंशन के लिए जो है संबंधित आरटीओ को रिपोर्ट प्रेषित की जाएगी। सर, एक गाड़ी के कितने पैसे लेते थे निकलवाने के लिए? अराउंड 1000 to 1500 जो है ये पेमेंट रिसीव करता था। ये QR कोड व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करता था जिसको कि स्कैन करके UPI के माध्यम से पेमेंट की जाती थी। कौन कौन राज्य की गाड़ी निकलती थी सर यहाँ से? देखिए, इसमें जो है इस ग्रुप में जैसा कि मैंने बताया, इसमें आसपास के नेबरिंग ऑलमोस्ट सभी डिस्ट्रिक्ट्स के लोग जुड़े हुए हैं। इसके अलावा हरियाणा, दिल्ली, पंजाब इत्यादि के भी लोग इसमें ग्रुप में जुड़े हुए हैं। जो प्राइमा फेसी अभी ग्रुप के माध्यम से हमें जानकारी मिली है, मोबाइल नंबर्स के माध्यम से उनके जो है मूल निवास की भी विस्तृत जानकारी की जा रही है। फिलहाल जो है जो जानकारी में मिली है, इसका कहना है कि ये अपने व्हीकल से फॉलो करता था लोगों को, उनके आवास, उनके ऑफिसेज के आसपास जो है, और उसके आधार पर ये जो है ऑडियो कॉल या व्हाट्सएप के थ्रू लोकेशन शेयर करता था। सर, इसके अलावा और भी लोग शामिल हो सकते हैं क्योंकि सर अकेला आदमी सभी अधिकारियों की लोकेशन नहीं दे सकता? देखिए, इसके अभी जो है हम डिटेल्ड अभी CDR एनालिसिस कर रहे हैं इसका। यदि उसमें जो भी चीज़ें प्रकाश में आएंगी उसके संबंध में हम डेफिनेटली एक्शन लेंगे। सर, ग्रुप एडमिन कोई और भी था इसके अलावा? फिलहाल इस व्यक्ति को हमने गिरफ्तार किया है। व्हाट्सएप ग्रुप की हम इससे जानकारी कर रहे हैं और जो भी तथ्य संज्ञान में आते हैं उसके अनुक्रम में कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के लखनऊ से बड़ी खबर है। यूपी पुलिस को हाईटेक कर रही है योगी सरकार। पुलिस के जवानों को 4G CUG सिम से लैस कर रही है योगी सरकार। 4G सिम से अधिक कॉल होने पर BTS के जाम होने की समस्या से पुलिस को मिलेगी निजात। पुलिसकर्मियों को मिलेगी हाई स्पीड मोबाइल डाटा, नेटवर्क फेल की समस्या भी होगी दूर। पुलिस की इमरजेंसी सेवा में नहीं होगी देरी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा में पहुंचे हैं। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि भी गए। गोल्फ कोर्ट का CM योगी ने किया लोकार्पण। वहीं कृष्ण जन्मभूमि दर्शन और पूजन भी किया। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन को कोर्ट ने समन जारी किया है। कथित रेप और आपराधिक धमकी के मामले में समन जारी हुआ है। राउज एवेन्यू कोर्ट में मामले की सुनवाई 20 अक्टूबर को होनी है। 2018 में दिल्ली की एक महिला ने लगाए थे आरोप। FIR दर्ज कराने के लिए महिला को करना पड़ा था कोर्ट का रुख। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर एक बार फिर हमला बोला है। उनका कहना है कि बीजेपी की कोशिश आम आदमी पार्टी को खत्म करना है। एजेंसियों से जज कोर्ट में कहते हैं सबूत दो, लेकिन सबूत नहीं दे पाती हैं। गुजरात में पुल गिर गया, CBI ED रेड नहीं करती है। आपको बता दें, बीते दिनों अमानुतुल्ला आम आदमी पार्टी से विधायक ओखला से उनके घर पर ED की रेड हुई थी, जिसके चलते ये मीडिया संवाद हुआ है। अमानुतुल्ला को भी सुनेंगे, उनका क्या आरोप है, क्या कुछ कहना है। की रेड हुई, ये कोई पहला मौका नहीं है जब प्रधानमंत्री जी ने आम आदमी पार्टी के नेताओं पर रेड कराई है। जब से हमारी सरकार बनी है दिल्ली के अंदर, प्रधानमंत्री मोदी जी की पूरी कोशिश है, पूरी कोशिश है कि किसी भी तरह से आम आदमी पार्टी को कुचल दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए। जैसे हमारी सरकार बनी 2015 में, 2016 में इन्होंने शुंगलू कमेटी बिठाई। शुंगलू कमेटी ने हमारी दिल्ली सरकार के तब तक जितने काम किए थे 400 फाइल मंगाई, 400 साढ़े 400 फाइलें मंगाई। सारी फाइलें बड़े बड़े अफसरों ने बैठ के जांच करी और एक पैसे का, नए पैसे का भी घोटाला नहीं निकला। उसके बाद मोदी जी ने हमारे MLAs के ऊपर झूठे केस करने चालू कर दिया। हमारे आम आदमी पार्टी के MLAs पे अभी तक 170 से ज़्यादा केस कर चुके हैं, 170 से ज़्यादा, और उनमें 140 से ज़्यादा केसेस में जजमेंट आ चुके हैं, जिसमें सारे जजमेंट मोदी जी के खिलाफ हैं। सारे जजमेंट हमारे पक्ष में आए हैं कि झूठा केस किया गया हमारे MLA के खिलाफ, झूठी FIR की गई, झूठी गिरफ्तारी की गई, गलत गिरफ्तारी की गई। उसके बाद इन्होंने पिछले 2 साल से हमारे मंत्रियों को और सीनियर नेताओं को अब गिरफ्तार करना चालू किया। इन्होंने सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया, इन्होंने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया, इन्होंने संजय सिंह को गिरफ्तार किया, इन्होंने कल अमानतुल्ला खान के यहाँ ED की रेड की। मामला चूँकि कोर्ट में है, मैं सब जुडिस है, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन अगर आपने मनीष सिसोदिया के केस में पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई, अगर आपने वो सुनवाई सुनी हो
तो जिस तरह से जज बार बार उनसे एक ही सवाल पूछ रहे थे कि कोई तो सबूत दो, कोई तो सबूत दो, इन लोगों के पास एक भी सबूत नहीं था मनीष सिसोदिया के खिलाफ। तो इसका मतलब सारे के सारे केसेस झूठे किए जा रहे हैं। कल जो अमानतुल्लाह खान के यहाँ रेड हुई वो भी एक तरह से, जिस तरह से आम आदमी पार्टी को ख़त्म करने के लिए मोदी जी की पूरी मुहिम है, उसी का एक हिस्सा है। आज तक एक नए पैसे का कहीं कोई हेरा फेरी नहीं निकली। मैं नरेंद्र मोदी जी को चैलेंज करता हूँ, आप इतनी इंक्वायरी हमारी, बोले बस घोटाला कर दिया केजरीवाल ने, सड़कों का घोटाला कर दिया, बिजली का घोटाला कर दिया, पानी का घोटाला, इतने घोटाले, इतनी जांच करा ली। एक नए पैसे का मैं चैलेंज करता हूँ, एक नए पैसे का अगर आपको कहीं कुछ मिला हो, अगर मिला हो तो आपको लगता है मेरे को छोड़ देते मोदी जी, कहीं कुछ नहीं मिला उनको। तो ये सारी की सारी जितनी जांच चल रही है ये सारी फर्जी जांच हैं और उनका मकसद भ्रष्टाचार ख़त्म करना नहीं है। दूसरी पार्टियों के जितने भ्रष्टाचारी हैं सारे भ्रष्टाचारी उन्होंने अपनी पार्टी में शामिल कर लिए। हमने देखा महाराष्ट्र के अंदर अभी 2 दिन पहले जिन नेताओं को चिल्ला कर मोदी जी ने कहा कि इन्होंने 70,000 करोड़ का घोटाला कर दिया, उन सारे भ्रष्टाचारियों को जो मोदी जी की नज़र में भ्रष्टाचारी थे उनको उन्होंने अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। उन पे जितने केस कर रहे थे वो सारे केस ख़त्म कर दिए। तो भ्रष्टाचार, गुजरात के अंदर मोरबी ब्रिज गिर गया, मोरबी ब्रिज कितने लोगों की मौत हो गई, कोई ईडी की रेड नहीं हुई, कोई सीबीआई की रेड नहीं हुई। इनके अपने राज्यों के अंदर, कर्नाटक के अंदर बताते हैं 40% कमीशन वाली सरकार, इनकी सरकार को फेमस कहा जाता था, कोई ईडी की रेड नहीं हुई उनके यहाँ, कोई सीबीआई की। बीजेपी वालों के अंदर, उनकी अपनी सरकारों के अंदर किसी तरह की जांच नहीं होती। अभी सीएजी की रिपोर्ट आई है, उसने इतने सारे इनके घोटाले निकाले हैं, कोई सीबीआई की रेड नहीं होती, कोई ईडी की रेड नहीं होती। बताते हैं ये अपने दोस्तों के इन्होंने अरबों रुपए के लोन माफ़ कर दिए, कोई ईडी की। तो भ्रष्टाचार ख़त्म करना इनका मकसद नहीं है, इनका केवल और केवल मकसद है विपक्ष के लोगों को किसी भी तरह से तंग करना। बहुत ज़्यादा अहंकार हो गया मोदी जी को। आप टीवी पे देखते हैं जिस तरह से वो चलते हैं, उनकी चाल में अहंकार नज़र आता है, उनकी ज़ुबान में अहंकार नज़र आता है, उनकी बातचीत करने में अहंकार नज़र आता है। जिस तरह से वो अब किसी इंसान को इंसान नहीं समझते। और अगर किसी देश के राजा को इतना ज़्यादा अहंकार हो जाए तो फिर उस देश की तरक्की कैसे हो सकती है। वो तो अब छोटी छोटी चीज़ों पे, हर चीज़ पे वो बदला लेने पे उतारू होते हैं। अगर किसी देश का राजा छोटे छोटे आम लोगों से, हम लोगों की क्या औकात है, हमसे अगर बदला लेने पे, अमानतुल्लाह खान की क्या, अगर इनसे बदला लेने पे, छोटे छोटे आम लोगों से बदला लेने पे उतारू हो जाएं, फिर वो देश तरक्की नहीं कर सकता। आज देश का माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि देश छोड़ के लोग दूसरे देशों की, भारत छोड़ के लोग दूसरे देशों की नागरिकता ले रहे हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ। इतने बड़े स्केल के ऊपर लोग भारत की नागरिकता छोड़ के, भारत छोड़ के जा रहे हैं। पूरे देश का माहौल ख़राब हो चुका, व्यापार बर्बाद हो चुका है, उद्योग बर्बाद हो चुका है, व्यापारी डरे हुए हैं, उद्योगपति डरे हुए हैं, आम जनता डरी हुई है, मीडिया वाले डरे हुए हैं, आप सब लोगों को डरा रखा है। तो बहुत ज़्यादा ख़राब है माहौल। लेकिन आम आदमी पार्टी टिकी हुई है, आम आदमी पार्टी डटी हुई है, आम आदमी पार्टी देशभक्तों की पार्टी है, ईमानदार लोगों की पार्टी है। मोदी जी जो मर्जी कर ले, हम झुकने वाले नहीं हैं। साबित तो करे। मैंने भी सुना था ईडी कोर्ट में कह रही थी कि हमारे पास सबूत तो हैं लेकिन हम दिखाएंगे नहीं। कल ईडी ने कोर्ट में बोला हमारे पास सबूत तो है, हम दिखाएंगे नहीं। तो अगर कोर्ट को ही सबूत नहीं दिखाओगे तो किसको दिखाओगे? अपने घर में रखोगे क्या सबूत? सुरक्षा को लेकर कई सारे कंसर्न है, ये भी कहा कि एनकाउंटर किया जा सकता है, उनका तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो मैं उम्मीद करता हूं कि कोर्ट इस बारे में वो लेगा और उसके ऊपर उचित कदम उठाएगा। सर, कल इनके यहाँ रेड हुई है तो क्या मामला बताया या क्या निकला है कुछ? और मैं आज मुख्यमंत्री से मिला हूँ, मैंने सारी उनको बात बताई है कि 12 घंटे तक सारे उन्होंने हमारे मोबाइल ले लिए, हमें दिखा दिया, मेरे पूरे घर को सर्च किया, मेरे बेड को, मेरी अलमीरा को, मेरे कपड़े, हर एक चीज़ उन्होंने देखी, लेकिन मेरे घर में कुछ मिला नहीं उनको। और मेरे घर में पहले भी एक बार एसीबी ने सर्च किया था, तब उनको कुछ नहीं मिला था, और आज सर्च किया, आज भी उनको कुछ नहीं मिला।
मेरा एक मोबाइल था, वो मोबाइल लेकर गए, जिसको सीज किया गया, सीज में मुझे वो देकर गए। मैंने जब उनसे पूछा कि भाई आप किस FIR के तहत आए हैं, तो उन्होंने मुझे ये बताया कि 2016 की कोई दिल्ली वक्फ बोर्ड की FIR है, जब वक्फ बोर्ड बंद किया गया था, और वो तो ऑलरेडी जो है कोर्ट के अंदर है, चार्जशीट उसमें सबमिट हो गई है, और उसमें कहीं करप्शन के चार्जेस नहीं है, कहीं लेन देन की बात नहीं है, उसमें सिर्फ इरेगुलरिटीज की बात है कि आपने जो किया वो ड्यू प्रोसेस नहीं था, जबकि उनका कहना भी गलत है। जब आप कोर्ट में चल रहा है तो सारी चीज़ें सामने आ रही हैं, लेकिन अगर ड्यू प्रोसेस कोई चीज़ नहीं हुई है तो इरेगुलरिटीज हो सकती है, और इलीगलिटी भी नहीं है, लेकिन करप्शन कहाँ से आ गया, MLA कहाँ से आ गया, उसमें पैसे का लेन देन कहाँ से आ गया, तो उसमें कोई फंडिंग तो हुई नहीं है। वो तो 32 लोग थे, 32 लोगों को 2 महीने के लिए रखा गया था, इन्होंने खुद ही उनको हटा दिया था, 2 महीने की सैलरी गई है तो काम करने के बुनियाद पर गई है। अभी हाईकोर्ट वो लोग चले गए थे, तो हाईकोर्ट ने कहा कि इन लोगों ने अगर काम किया है तो इनको पैसे आप नहीं, कैसे रखेंगे कैसे नहीं, तो अलग चीज़ है, तो खुद नहीं पता ना। तो ये खुद कह रहे हैं कि हम तो 2016 की जो FIR है उसमें ऑलरेडी जो है चल रहा है, CBI ने उसमें चार्जशीट कर रखी है, तो PMLA कहाँ से बनेगा, उसमें तो है ही नहीं। उसमें तो 115 सूट है, इसका सारा हिसाब है, 160 रुपये का एक सूट है, 10-12 7 वोटिंग मशीन है, 2 कैमरे हैं, इस तरह की चीज़ें हैं, कंप्यूटर हैं, सारी चीज़ वहाँ मौजूद है। तो कोई चीज़ अगर खरीदी गई है और वो जो है मैनेजमेंट कमेटी जो कमेटी बनाई थी मैंने उसके अंदर परचेज कमेटी, उसके जरिए खरीदी गई है, और उसमें जिससे पहले कोटेशन लेकर के दी गई है, तो उसमें करप्शन कहाँ से है। उत्तराखंड से बड़ी खबर है, घर में बार लाइसेंस देने के फैसले को उत्तराखंड आबकारी विभाग ने वापस ले लिया है। पिछले दिनों विभाग ने यह व्यवस्था लागू की थी, लेकिन इस मामले में किरकिरी होने के बाद आज ये फैसला वापस ले लिया है। देखिए, उत्तराखंड सरकार द्वारा जो 19 वर्ष 2023-24 के लिए आबकारी नीति घोषित की गई है, उसमें आपके पर्सनल कंजम्पशन के लिए घरों में भी जो बार की सुविधा देने का प्रावधान किया गया है। इसमें नियम ये है कि जो भी व्यक्ति ये लाइसेंस लेना चाहता है उसको अपने पिछले 5 सालों का इनकम टैक्स रिटर्न प्रस्तुत करना होगा। वो रिटर्न प्रस्तुत करने के बाद कुछ फॉर्मेलिटीज़ और हैं, उनको पूरा करने के बाद एक लाइसेंस जिलाधिकारी महोदय द्वारा जारी किया जाएगा, जिसमें 12,000 रुपये साल की फीस है, और फिर एक निश्चित मात्रा शराब की वो अपने घर में व्यक्तिगत उपयोग के लिए रख सकेंगे। जैसे कि IMFL भारत निर्मित विदेशी मदिरा 9 लीटर, इम्पोर्टेड ओवरसीज मदिरा 18 लीटर, वाइन 9 लीटर और बियर 15.6 लीटर, इतनी मदिरा वो व्यक्तिगत उपयोग। बस खास बात है कि सारी मदिरा व्यक्तिगत उपयोग के लिए, इसका कोई कॉमर्शियल उपयोग नहीं किया जा सकता, और व्यक्ति पिछले 5 वर्षों से आयकर दाता होना चाहिए। इसमें नियम है, नियम में हम ये ऐसा करते हैं, इससे एक शपथ पत्र ले रहे हैं कि जो हमारे बंदी के दिवस हैं उनमें उस जो एक वो अपना बार का वो बनाएगा उसको बंद रखेंगे। इसके अलावा एक और नियम है कि वो व्यक्ति ये कोशिश करेगा कि 21 वर्ष, मतलब वो एक शपथ पत्र देगा कि 21 वर्ष से कोई कम का व्यक्ति जहाँ पे उन्होंने बार बनाया उस परिसर में नहीं जाएगा। केंद्र सरकार ने ऑपरेशन अजय लॉन्च किया है, जिसकी जानकारी विदेश मंत्री S जयशंकर ने दी है। विशेष विमान का इंतजाम कर रही है केंद्र सरकार। इजराइल में जो भी भारतीय फंसे हुए हैं उनको वतन लेके आया जा सके। वहीं इजराइल हमास संघर्ष के बीच भारतीय नागरिकों की मदद के लिए सरकार ने हेल्पलाइन भी जारी की है, जिसकी तस्वीर आपके सामने है। उत्तर प्रदेश के JPNIC का गेट बंद होने पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दीवार फांदकर जयप्रकाश नारायण की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। चुनाव आयोग ने राजस्थान विधानसभा का जो चुनाव होना था उसकी तिथि में परिवर्तन किया है। पहले चुनाव 23 नवंबर को होना था, अब यह चुनाव 25 नवंबर को होगा। राजस्थान के चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है। पंजाब पुलिस और जम्मू कश्मीर पुलिस ने मूलनपुर ढाका नाम के एक ड्रग्स तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से 4 करोड़ एक पिस्टल और 38 फर्जी नंबर प्लेट बरामद की।
जो तस्करी में इस्तेमाल की जाती थी। तस्वीर आपके सामने। उत्तर प्रदेश में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने बताया, भारत के बाहर रहने वाले राम भक्तों से हमारा निवेदन है कि वे 26 जनवरी के बाद अयोध्या आए। उस समय अयोध्या में आवास की कुछ व्यवस्था हो जाएगी। भारत के बाहर रहने वाले राम भक्त बहुत बड़ी संख्या में उनकी इच्छा है। हम निवेदन कर रहे हैं कि आप 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के बाद अयोध्या आने की योजना बनाएं। जनवरी की ठंड से थोड़ी मुक्ति मिल जाएगी, मुक्ति मिलने लगेगी और अयोध्या में निवास की भी कुछ न कुछ सहायता, सरलता हो जाएगी। अपनी अपनी योजना से भी अयोध्या आ सकते हैं लोग, प्रवासी भारतीय, अथवा अपने अपने देश की एक तारीख वो लोग तय कर सकते हैं, वो खुद तय करें। अमेरिका किस दिन आना, कनाडा कौन सी तारीख को आए, यूरोप कब आए, ऑस्ट्रेलिया के लोग कब आए, हम उन पर छोड़ रहे हैं। हमने यहां पर भी विदेश के प्रवासी भारतीयों के साथ टेलीफोनिक संवाद, तालमेल बनाए रखने के लिए एक कार्यकर्ता को नियुक्त किया है। हमारी इच्छा है बेस्ट मैनेजमेंट हम कर सकें, सबको सुविधा हो, ऐसी सूचनाएं, ऐसी योजनाएं हम बनाने की। दोस्तों, ढेर सारी खबरें सबसे तेज, सबसे पहले प्रामाणिकता के साथ जानने के लिए आप हमारे साथ वायरल बाबा यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम पेज पर भी बने रह सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा ताकि आने वाली खबर आपके पास सबसे तेज, सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, पश्चिम उत्तर प्रदेश जनपद बागपत के दबंगों पर कार्रवाई की मांग को लेकर कोतवाली पर हंगामा हुआ। यह घटनाक्रम बागपत कोतवाली क्षेत्र के गादी गांव का बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के जनपद गाजियाबाद के लोनी में जिला आबकारी अधिकारी को मिली बड़ी सफलता। आबकारी अधिकारी राकेश सिंह के नेतृत्व में शराब की खेप बरामद हुई है। हरियाणा से दिल्ली एनसीआर में सप्लाई करने वालों पर कार्रवाई हुई है। एनसीआर में खपाई जा रही थी विदेशी शराब की बड़ी खेप पकड़ी गई। मामला लोनी के अंकुर विहार इलाके का बताया जा रहा है, जिसमें 4 गाड़ियां सीज कर दी गई हैं। वीडियो भी आया नहीं।